नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 20 मार्च 2023 को एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस किया है। तो एक ये जजमेंट जो है ये सेक्शन 15Z ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के अंदर जो है वो अपील फाइल की गई थी और ये सिविल अपील नंबर 2402 ऑफ 2008 की है, जिसमें एक अपीलेंट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वर्सेस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि रिस्पोंडेंट है। यहाँ पर दो सिविल अपील्स को क्लब करके एक कॉमन जजमेंट दी गई है। तो ये अपील जो है वो सेक्शन 15Z ऑफ सिक्योरिटीज एंड बोर्ड्स ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के अंदर जो है वो फाइल की गई थी। पहले इसको समझने से पहले एक बार हम इसका जो रेगुलेशन पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ रेगुलेशन 1992 जो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स रेगुलेशंस 1992 है, उसको पहले एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये उसी के बाद सारी जो अपील है वो उसी पे मतलब आधारित है और इसलिए पहले वो सेक्शन को पढ़ना बड़ा जरूरी है, वो रेगुलेशन को समझना बड़ा जरूरी है। ये पैरा 4 ये बताया गया पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ रेगुलेशन 1992 जो रेगुलेशन का जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स रेगुलेशंस है, इसको रेगुलेशन 1992 में शॉर्ट फॉर्म में किया गया है। तो ये क्या कहता है ये रेगुलेशन, ये बताता है कि वेयर ए कॉर्पोरेट एंटिटी has been formed by converting such individual or partnership member card of exchange, such corporate entities shall be exempted from paying of fees for the period for which as individual or partnership member as case may be has already paid the fees। तो ये बताते हैं कि कोई कॉर्पोरेट एंटिटी है जो फॉर्म्ड होती है, जो बनाई जाती है और किसी इंडिविजुअल या पार्टनरशिप मेंबर के कार्ड से जो एक्सचेंज होते हैं, और जो कॉर्पोरेट एंटिटी है वो कॉर्पोरेट एंटिटी है वो एग्जेम्प्टेड होगी पेमेंट ऑफ फीस, जो जिसमें या तो इंडिविजुअल हो या फिर पार्टनरशिप मेंबर हो, वो ऑलरेडी जो फीस है वो पे कर चुके हों। लेकिन साथ में ये भी बताया, कंडीशन भी बताई थी कि जो इंडिविजुअल या पार्टनर है वो एक होल टाइम डायरेक्टर जो है कॉर्पोरेट मेंबर के रहने मतलब कार्यरत होना चाहिए उनको, होल टाइम डायरेक्टर। और फिर जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्पोरेट एंटिटी में तो फिर वो जिस कॉर्पोरेट एंटिटी में जाते हैं वहां पर भी मिनिमम 40% शेयर जो है जो कि पेड ऑफ इक्विटी कैपिटल है ऑफ द कॉर्पोरेट एंटिटी ऑफ द पर्सन, कम से कम 3 साल तक के लिए वो उनके पास होने चाहिए अगर वो कन्वर्ट करते हैं अपने को। तो इसमें एग्जाम्पशन ऑफ द फीस के ऊपर ये बताया गया है, एक्सप्लेनेशन भी बताया गया इसमें कि क्लेरिफाई किया जाता है कि कन्वर्जन ऑफ इंडिविजुअल और पार्टनरशिप मेंबर कार्ड ऑफ द एक्सचेंज इनटू कॉर्पोरेट एंटिटी, कोई भी इंडिविजुअल या कोई पार्टनरशिप मेंबर है वो एक्सचेंज होते हैं, वो कॉर्पोरेट एंटिटी में जाते हैं, तो वो उसको उनको समझा जाएगा कि वो एक कंटिन्यूएशन में है ओल्ड एंटिटी, जो पहले जिस जगह वो काम कर रहे थे तो उस ओल्ड एंटिटी के कंटिन्यूएशन में ही माना जाएगा। और ऐसे में कोई फीस जो है वो उनको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर यही हुआ था कि एक इंडिविजुअल थे, उन्होंने अपने आप को कॉर्पोरेट एंटिटी में कन्वर्ट करा दिया था। तो फिर अब जब एग्जाम्पशन लेने की बात आई तो फिर सिक्योरिटी बोर्ड्स ऑफ इंडिया में जब फीस की एग्जाम्पशन की बात की तो उन्होंने सेबी ने बताया कि वो एक होल टाइम जो है डायरेक्टर नहीं थे, तो इसलिए उन पे एग्जाम्पशन नहीं बनती है। तो फिर अपीलेट ट्राइब्यूनल में गए, अपीलेट ट्राइब्यूनल ने भी यही वर्जन दिया, फिर बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नीचे की जो ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं किया और इसलिए अपील को डिसमिस कर दिया। थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं क्या था। देखिए, ये जो अपील है सेक्शन 15Z है, सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है सिक्योरिटी बोर्ड्स ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, क्योंकि ये ऑर्डर जो पास किया गया था सिक्योरिटीज अपीलेंट ट्राइब्यूनल ने पास किया था 9 अगस्त 2007 को। और उस ऑर्डर में जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया था उस ऑर्डर को कंफर्म कर दिया था। मींस पहले सिक्योरिटी बोर्ड्स ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया, फिर उसके ऊपर सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया, फिर उस ऑर्डर को ऊपर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ सेक्शन 15Z ऑफ सिक्योरिटी बोर्ड्स ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर अपील डाली गई थी। तो वहां पे जो ऑर्डर आया था नीचे का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो ऑर्डर दिया था 7 मई 2007 को, उन्होंने कहा था कि अपीलेंट जो यहाँ पर जो कंपनी है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है क्लॉज 4 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया
स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स रेगुलेशन, जो अभी हमने डिस्कस किया है। जैसे रेगुलेशन 4 क्या कहता है, पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 3 क्या कहता है कि वो उसमें कहा कि यहाँ पर एक कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए एग्जाम जो पेमेंट ऑफ फीस जो है, जो जो इंडिविजुअल जो पेमेंट ऑफ फीस जो इंडिविजुअल ने दी थी, जो बोर्ड को दी थी, तो उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता कॉर्पोरेट एंटिटी एमएफएल के अंदर। तो अब ब्रीफ फैक्ट्स ये थे कि जिस इंडिविजुअल ने थे जिनके बारे में बताया गया, वो एक मेंबर थे कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में सीएससी का नाम दिया गया, शॉर्ट एब्रिवेटेड फॉर्म में। और उनको रजिस्ट्रेशन मिली हुई थी स्टॉक ब्रोकर की 30 नवंबर 1992 में। और फिर 1997 में उन्होंने अपने डिसाइड किया कि वो मेंबरशिप कार्ड है सीएससी का, मींस कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का, तो वो एक फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है, उसके फेवर में मतलब ट्रांसफर करना चाहते हैं। और मतलब ट्रांसफर करने का उन्होंने निर्णय लिया। और अब यहाँ पे इसको कंपनी शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है। और डिस्प्यूट नहीं था कि कंपनी जो थी वो ऑलरेडी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी पे रजिस्टर्ड थी, अंडर द नेम जो नाम है वो बताया गया है। फिर उन्होंने अपना नाम बदल के ये कर दिया 13 नवंबर 1992 को। तो कंपनी ने अपना जो बिजनेस था वो स्टॉक ब्रोकिंग का स्टार्ट किया था 1995 में, और वो मेंबर बन गए थे एनएससी के। और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन उन्होंने मतलब जाहिर की, रजिस्ट्रेशन सॉल्व किया, मतलब मतलब व्यक्त की और कि बोर्ड के कि एज ए स्टॉक ब्रोकर। और फिर उन्होंने मेंबरशिप ले ली एनएससी का स्टॉक ब्रोकर का 17 अक्टूबर 1995 को। और जब मेंबरशिप कार्ड जिस इंडिविजुअल के बारे में बताया है कि जो मेंबरशिप कार्ड था जिनका, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था इन द नेम ऑफ द कंपनी, तो फिर ये बन गए थे मेंबर ऑफ सीएससी के। और फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर बन गए 1 अप्रैल 1998 से। अब मेंबरशिप लेने के बाद अब उन्होंने अपना जो कार्ड है वो अपीलेंट कंपनी ने क्लेम किया कि उनको एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। जिस कंपनी को उन्होंने ट्रांसफर किया तो उन्होंने उस अपीलेंट कंपनी ने कहा कि उनको एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन फीस थी जिन इंडिविजुअल के पास थी, उन्होंने ऑलरेडी पेमेंट कर दी थी फीस। तो अब ये क्लेम किया कि उन्हें एग्जेम्पशन दी जाए, जो इंडिविजुअल जो कन्वर्ट हुए हैं उनकी जो फीस थी उनको एग्जाम किया जाए। तो और क्लेम किया कि सारी कंडीशंस जो हैं पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ रेगुलेशन जो जैसा डिस्कस किया है वो सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो इसलिए वो एलिजिबल हैं एग्जाम्पशन के लिए। लेकिन जो कंपनी का जो क्लेम था वो रिजेक्ट कर दिया बोर्ड ने, और उन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल थे वो सिर्फ एक डायरेक्टर थे ड्यूरिंग 3 पीरियड्स, और फिर उनके बाद उन्होंने अपनी मेंबरशिप की थी। तो क्योंकि वो एक होल टाइम डायरेक्टर नहीं थे, तो कंडीशन जो प्रेस्क्राइब की गई है वो सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो इसलिए वो एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद अपीलेंट कंपनी ने अपील डाली ट्राइब्यूनल में। ट्राइब्यूनल ने 2 इश्यूज डिसाइड किए कि क्या स्टॉक ब्रोकर्स जो है उसको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन चाहिए ऑन मोर देन 1 स्टॉक एक्सचेंज में, और फिर सिंगल रजिस्ट्रेशन जो होगा वो सफिशिएंट होगा फॉर ऑल स्टॉक एक्सचेंज। और फिर दूसरा यही क्वेश्चन उठाया कि अपीलेंट कंपनी क्या एंटाइटल्ड है फीस कंटिन्यूटी बेनिफिट जो पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 3 में डिस्कस किया गया था। तो यहाँ पर इशू नंबर 1 पर ट्राइब्यूनल ने कहा कि सिंगल रजिस्ट्रेशन जो होगा बोर्ड का वो सफिशिएंट होगा, विद द बोर्ड के साथ जो रजिस्ट्रेशन है वो सफिशिएंट होगा। और इवन अगर स्टॉक ब्रोकर्स के कई मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हैं सेवरल स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ, तो फिर उसको फीस जो होगी वो इनिशियल रजिस्ट्रेशन बोर्ड के देनी होगी। और इसलिए इम्पिंच जो ऑर्डर था उसको सेटिस्फाइड कर दिया और मैटर को वापस बोर्ड के पास भेज दिया कि फिर से रजिस्ट्रेशन फीस जो एप्लीकेबल है कंपनी की, जो रजिस्ट्रेशन इफेक्ट हुआ था 17 अक्टूबर 1995 से, उसको डिसाइड करें, उसको कंप्यूट करें। और 2 जो इशू था कि एग्जाम्पशन वाला जो इशू उठाया गया है, वो उन्होंने कोर्ट कहा कि कंपनी फेल हो गई है, उस मतलब सेटिस्फाइड नहीं कर सकी है, फेल टू सेटिस्फाइड कि जो क्लॉज 4 और शेड्यूल 3 ऑफ रेगुलेशंस थे वो इसलिए वो एलिजिबल नहीं है फॉर एग्जाम्पशन ऑफ द पेमेंट ऑफ फीस। जो इंडिविजुअल ने जो चूंकि जो इंडिविजुअल थे उन्होंने ऑलरेडी फीस दे रखी है। तो अब इसके बेसिस पे अपीलेंट कंपनी ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की। अब माननीय कोर्ट ने पहले तो उस इशू को डिस्कस किया जो पैरा नंबर 4 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ रेगुलेशंस क्या कहते थे, वो क्या कहता है, जैसे बता रखा था पहले कि ये मतलब इसमें फुल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए। तो बोर्ड ने यहाँ पर फर्स्ट इंस्टेंस में यही पाया कि एविडेंस को अप्रिशिएट करने के बाद 7 मई 2007 को पैरा नंबर 4
शेड्यूल 3 ऑफ रेगुलेशंस का, उसके वो जो फाइंडिंग्स थी वो रिटर्न कर दी थी। वो रिटर्न करने के बाद जो रिटर्न की थी वो फाइंडिंग्स यहाँ बताई गई है। तो यहाँ पे यही बताया था कि जो इंडिविजुअल थे वो एक होल टाइम डायरेक्टर नहीं थे फॉर द रेलिवेंट पीरियड के लिए। तो ये इस कम्युनिकेशन के साथ वापस कर दी थी। अब अपील जो प्रेफर की थी अपीलेंट कंपनी ने, और फिर री एप्रिशिएटेड ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद कंफर्म किया कि जो फाइंडिंग्स थी वो यहाँ पर मेंशन कर दी है। और अब कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट ये दिया कि ये अनकंट्रोवर्टेड है कि जो इंडिविजुअल थे उन्होंने अपना मेंबरशिप कार्ड है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का वो कंपनी को दे दिया था। तो वो एक होल टाइम डायरेक्टर नहीं थे, बट सिर्फ एक डायरेक्टर थे। और ना तो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज ना फिर इंटरनल ऑडिटर्स जो थे उन्होंने क्लियर किया कि एग्जैक्ट डेट बताई कि जिसमें जो इंडिविजुअल हैं उन्होंने 40% शेयर होल्डिंग अपीलेंट कंपनी की अक्वायर की। तो ऐसा कुछ उन्होंने कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाए कि जिस अपीलेंट कंपनी में ट्रांसफर की तो उसके 40% स्टॉक शेयर होल्डिंग्स कब अक्वायर किए। तो ये सिर्फ इन्फॉर्म किया बोर्ड को बाय द बोर्ड टू द कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, जो लेटर दिया था 18 मई 1998 को, कि वो जो इंडिविजुअल हैं उनके जो शेयर्स हैं वो लेस देन 40% है कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेट एंटिटी। तो ये रिकॉर्ड किया ट्राइब्यूनल ने कि ट्रू कॉपीज ऑफ द एनुअल रिटर्न जो प्रोवाइड की थी अपीलेंट कंपनी ने, तो वहां से ये प्रतीत निकल के आया कि जो डिटेल्स और डायरेक्टर थे कि कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया कि वो एक होल टाइम डायरेक्टर हैं इंडिविजुअल फॉर कभी किसी रेलेवेंट ईयर में रहे हो। तो सिर्फ वो डायरेक्टर का मेंशन किया गया है कि इस रेलेवेंट ईयर्स में एनुअल रिटर्न में मेंशन किया गया है। और आरओसी ऑफिस रजिस्टर आरओसी ऑफिस से जो एजीएम डेटेड सो एंड सो डेटेड से यहाँ से भी एस्टेब्लिश हो रहा है। तो कंपनी को रजिस्ट्रेशन जो है पैरा 4 नोटिफिकेशन डेटेड 21 जनवरी 1998 में अपीलेंट कंपनी सेटिस्फाई नहीं कर सकी कि कंडीशन ऑफ पैरा 4 और शेड्यूल 3 ऑफ जिसमें अपीलेंट कंपनी ने क्लेम किया था कि जो एंटाइटलमेंट ऑफ द फीस कंटिन्यूटी बेनिफिट्स हैं, तो इसमें वो कंपनी सेटिस्फाई नहीं कर पाई। तो यहाँ पर पाया कि कंपनी फेल हो गई, मतलब सारी कंपनी फेल टू कंपनी ने अपनी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, जो कि पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 3 थी रेगुलेशन 1982। इसलिए कोई अपील में कोई सब्सटेंस नहीं पाया गया और इसको डिसमिस कर दी गई। तो मींस कंक्लूजन यही निकल के आया कि जब भी मतलब कन्वर्ट करना है किसी को इंडिविजुअल को या पार्टनरशिप को, तो उनको होल टाइम डायरेक्टर होना जरूरी है, और ताकि वो जो कंटिन्यूएशन में जिस कॉर्पोरेट एंटिटी में है, ताकि एक ही समय जो रजिस्ट्रेशन फीस दी गई है उसको उनको दोबारा देने की जरूरत ना पड़े। तो ये थी अपील। इसका जो इशू था इंटरप्रिटेशन था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और रेगुलेशन 4 के अंदर पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ रेगुलेशन 1992 में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।